नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास को गहराई से समझने वाले इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर करीब 26 लाख साल पहले शुरू हुए आदि मानव के संघर्ष से लेकर भारत के पहले सबसे विशाल और सुसंगठित मौर्य साम्राज्य के निर्माण तक का है। जरा सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे गुफाओं में रहने वाला एक साधारण इंसान एक शानदार और सुनियोजित सभ्यता का निर्माता बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे पाषाण काल यानी आदि मानव की शुरुआत, फिर चलेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर, उसके बाद वैदिक काल और वेद, फिर समझेंगे बौद्ध और जैन धर्म की विचारधाराओं को, और अंत में देखेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पाषाण काल यानी आदि मानव की शुरुआत। अब ये जो पाषाण काल या पत्थरों का युग है ना, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये एक बहुत ही लंबा और धीमी गति वाला कालखंड था। 26 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल में मानव ने सीधे खड़े होकर चलना और शिकार करना सीखा। फिर 10,000 ईसा पूर्व में मध्य पाषाण काल तक आते आते हमारे औजार थोड़े छोटे और बेहतर होने लगे, और आखिरकार 4000 ईसा पूर्व में आया नव पाषाण काल, जिसने मानव जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इस पूरी यात्रा का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो दरअसल एक एक्सीडेंट का नतीजा था। सोचिए, आदि मानव औजार बनाने के लिए दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे और अचानक से एक चिंगारी निकली। शुरुआत में तो जाहिर है वे डर गए होंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इस आग में भुना हुआ शिकार कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और पचने में आसान होता है। इस आग के आविष्कार ने मानव के खानपान और जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इंसान ने कैसे अपना बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हमें खेती और एक स्थायी जीवन के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के बुर्ज़होम में भयंकर ठंड से बचने के लिए लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहना शुरू किया, जिन्हें गर्तवास कहा गया। और एक कमाल की बात बताऊं, बुर्ज़होम में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जो उस समय के इंसानी जुड़ाव को दिखाता है। इसी दौर में पहिए का वो क्रांतिकारी आविष्कार भी हुआ, जिसने यात्रा और माल ढुलाई की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हमारा प्रथम नगरीकरण। जिस वक्त भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कुछ बहुत बड़ी सभ्यताएं आकार ले रही थीं। जैसे इराक में दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, अफ्रीका में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, और चीन में हुआंग हो नदी के किनारे चीनी सभ्यता। लेकिन सिंधु नदी के किनारे बसी हमारी हड़प्पा सभ्यता अपनी सभी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत और सबसे शानदार तरीके से सुव्यवस्थित थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब उस समय के लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मानव ने सबसे पहले जो धातु खोजी वो तांबा थी, और सिंधु घाटी के लोगों ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने तांबे में टिन मिलाया और एक बिल्कुल नई मजबूत धातु तैयार कर ली, जिसे हम कांसा यानी ब्रॉन्ज कहते हैं। इसी कांसे से उनके मजबूत औजार और सुंदर मूर्तियां बनती थी। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, वैदिक काल और वेद। यह वो युग था जब ज्ञान और महान ग्रंथों का उदय हुआ। इस काल की मानसिकता को गहराई से समझने के लिए हमें एक खास शब्द को समझना होगा, अपौरुषेय। इसका सीधा सा अर्थ है वो रचना जिसे किसी पुरुष या मानव ने नहीं लिखा हो। उस युग के समाज का यह दृढ़ विश्वास था कि उनके पवित्र ग्रंथ कोई साधारण मानव रचित साहित्य नहीं है, बल्कि ये सीधे ईश्वर या दैवी शक्तियों द्वारा इंसानों को दिए गए ज्ञान का भंडार हैं। और यही पवित्र ज्ञान हमारे 4 महान वेदों में समाहित हुआ। सबसे पहले ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है, फिर यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम कानून बताए गए हैं, सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का मूल जनक माना जाता है, और अंत में अथर्ववेद, जिसमें चिकित्सा, जड़ी बूटियों और दैनिक जीवन की आम समस्याओं के समाधान मौजूद हैं। इन चारों ग्रंथों ने मिलकर उस समय के समाज की एक बहुत ही मजबूत वैचारिक नींव रखी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, बौद्ध और जैन धर्म, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई दार्शनिक सोच लेकर आए। जैन धर्म के मूल को समझने के लिए हमें जिन शब्द पर गौर करना होगा, जिनका अर्थ होता है विजेता। लेकिन यहाँ किसी बाहरी दुश्मन या राजा को हराने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है खुद पर,
अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने की। यह एक ऐसा दर्शन था जिसने बाहरी युद्धों के बजाय आंतरिक अनुशासन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बौद्ध और जैन दोनों ही विचारधाराओं ने जीवन में ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति के लिए अपने अपने सुव्यवस्थित मार्ग दुनिया के सामने रखे। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग यानी 8 सही रास्ते बताए गए और उनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरी ओर जैन धर्म मुख्य रूप से कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर टिका था और इसके त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। दोनों के रास्ते और तरीके अलग जरूर थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एकदम समान था, मानव जीवन को दुखों के चक्र से पूरी तरह मुक्त करना। और अब हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, मौर्य साम्राज्य का उदय। ये भारत का पहला सच में विशाल और संगठित साम्राज्य था। जरा मौर्य वंश के इस सफर को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को उखाड़ फेंका और इस विशाल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। फिर बिंदुसार ने इस साम्राज्य को संभाला और उनके बाद आए महान सम्राट अशोक, जिनके शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इसका विस्तार आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैल चुका था। अंततः बृहद्रथ के शासनकाल के साथ इस महान मौर्य वंश का अंत हुआ। अब एक सवाल मन में आता है, इतने बड़े और विशाल साम्राज्य को चलाना आखिर संभव कैसे था? इसका बेहतरीन जवाब हमें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में मिलता है। उन्होंने एक राज्य की तुलना एक इंसान के शरीर से की, जिसके 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। राजा को राज्य का सिर माना गया, अमात्य यानी मंत्रियों को आंखें, जनपद या क्षेत्र को जांघें, दुर्ग यानी किलों को भुजाएं, कोष यानी खजाने को मुख, फिर एक मजबूत सेना और अंत में भरोसेमंद मित्र। इसी शानदार प्रशासनिक ढांचे की बदौलत मौर्य साम्राज्य इतना मजबूत और अजेय बन सका था। तो इस पूरी यात्रा को करीब से देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जो इंसान कभी कच्चा मांस खाता था और ठंड से बचने के लिए गुफाओं में छिपता था, आखिर उसने कैसे एक इतना विशाल और सुसंगठित साम्राज्य खड़ा कर लिया? ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इंसान की कुछ नया सीखने की क्षमता, उसके विचारों का विकास और एकजुट होकर समाज बनाने की ताकत कितनी असीमित है। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के पन्नों में अभी और भी बहुत कुछ छिपा है जो यकीनन हमें और आपको यूं ही सोचने पर मजबूर करता रहेगा।